हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज के लेक्चर हमें प्रकाश क्लास 10 साइंस। आज का जो हमारा लेक्चर 5 में टॉपिक होगा वो होगा समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय प्लेन मिरर। बात क्लियर? अगर आपने बाकी के लेक्चर 4 नहीं देखे हैं तो आप उनको देख लीजिएगा। उनका प्लेलिस्ट आप लोगों को यहाँ पे तैयार करके दिया जा रहा है साथ के साथ ही, जिससे आपको कोई परेशानी ना हो। तो आप लोग नोटबुक और पेन लेकर तैयार हो जाइए। शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर 5 को, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे करते हैं डायग्राम तैयार। ठीक है, डायग्राम हम यहाँ पे करेंगे तैयार। एक समतल दर्पण सबसे पहले हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं, इसको कह देते हैं समतल दर्पण। इसको हम बनाते हैं। इसका नाम है M1 और M2। समझ आई बात? अब हम क्या करेंगे, देखिए एक बिंदु वस्तु और लेते हैं। बिंदु वस्तु मान लो यहाँ पे है हमारी, ये बिंदु वस्तु यहाँ से चलती है और यहाँ पे आ जाती है। इसका नाम हम रख देते हैं क्या, O। और ये जो बिंदु वस्तु O है ये A पॉइंट पर आकर मिलती है। ठीक है, इसका नाम हो जाता है A। बात समझ आई? अब देखिए, इसके बाद इस बिंदु वस्तु O को हम एक पॉइंट B पर और मिला देते हैं। ठीक है, ये हो गया पॉइंट B। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक अभिलंब और खींचेंगे। ठीक है, अभिलंब और हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। इस B पॉइंट पर मिला लेते हैं। इसको थोड़ा और सही से यहाँ पे टच कराते हैं, जिससे कि B पॉइंट को टच करते हैं। क्लियर है बात? इसका नाम हम रख देते हैं N। इसको हम बोलेंगे अभिलंब। नॉर्मल जिसको हम यहाँ पे बोलते हैं। बात क्लियर है? अब ये प्लेन से नीचे की स्थिति होगी सारी, जो आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप बताई जाएगी। ठीक है, ये B पॉइंट है, ये एंगल कितने का है, परपेंडिकुलर है, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, अगर ये 90 है तो ये भी कितने का होगा, ये भी 90 डिग्री ही होगा। ठीक है, इसको हम क्या देते हैं I। ये यहाँ पे एंगल है इसका, और यहाँ से B से एक किरण क्या होती है, परावर्तित होती है। ठीक है, परावर्तित ये किरण हो जाती है, जिसको हम क्या देते हैं D। ये हो जाएगी हमारी परावर्तित किरण। ठीक है, इसका कंप्लीट जो बोलते हैं ना थ्योरी अभी आपको कराएंगे। आप एक बार ये डायग्राम यहाँ पे क्रिएट करने पहले इसको थोड़ा हम यहाँ पे और ऊपर बढ़ा देते हैं, तो ये यहाँ पे क्या बनेगा वो आपको हम यहाँ पे थ्योरी के माध्यम से समझाएंगे। ठीक है, आप एक बार ये डायग्राम यहाँ पे नोट करिए, फिर आगे बात करेंगे। देखिए, यहाँ पे लिखा गया है इसका सारा मटेरियल कहाँ से क्या आया है, वो अब आप यहाँ पे ध्यान से समझिए, क्योंकि डायग्राम समझ लोगे तो इतनी लंबी थ्योरी रटने की जरूरत नहीं, केवल डायग्राम से आप लोग तैयार कर लोगे। देखिए किया क्या है इसमें, सबसे पहले हमने M1 M2 एक समतल दर्पण हमने यहाँ पे लेट किया है, माना है, लिया है। क्लियर? यहाँ पे ये लिखा गया माना M1 M2 एक समतल दर्पण है। इसके बाद में O, ये O पॉइंट जो है ये एक बिंदु वस्तु है। अब बिंदु O की दर्पण द्वारा बने O की स्थिति ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, दो आपतित किरणें OA और OB यहाँ पे लेते हैं। ठीक है, दो आपतित किरणें हमने यहाँ पे ली है OA और OB। देख लीजिए OA
और ओ बी। बात समझ आई? अब किरण ओ ए दर्पण पर लंबवत गिरती है। ये देख लीजिए, ये जो किरण है ओ ए, यहाँ से ओ से चलने के बाद ये जो ऊपर सी है ना थोड़ा सा, इसको अभी आप भूल जाइए। ये बिंदु ओ से चलने के बाद ये ए पर गिरती है दर्पण पर लंबवत। ठीक है, ये हो गई हमारी पहली आपतित किरण। अर्थात इसके लिए जो आपतन कोण होगा, आपतन कोण क्या होता है, यहाँ पे शून्य बनेगा। अब अगर आपतन कोण शून्य है तो परावर्तन कोण भी क्या होगा, शून्य होगा। सीधी सी बात है, क्योंकि परावर्तन के नियमों के अनुसार आपतन कोण इक्वल्स टू परावर्तन कोण होता है। समझ आई बात? अब परावर्तन कोण भी हमारा शून्य हो गया। अतः यह किरण परावर्तन के पश्चात, ये जो किरण है ओ ए, जब इसका परावर्तन होगा तो ये इसी मार्ग से वापस लौट जाती है। ठीक है, ये इसी मार्ग से परावर्तन के बाद वापस लौट जाएगी और जो ये ऐसी बनेगी ये क्या हो जाएगी, हमारी परावर्तित किरण हो जाएगी। बात समझ आई? देखिए, सबसे पहले हमने यहाँ पे किया क्या है, सबसे पहले इस बात को आप समझिए, इस पोर्शन को अभी आप भूल दीजिए सबको, केवल इसको याद रखिए। ठीक है, ये मिरर M1 M2 और ये, ठीक है, COA, इन 3 पॉइंट को अभी आप यहाँ पे याद रखिए। सबसे पहले हमने OA एक किरण जो है देखी है जो दर्पण पर लंबवत गिरती है। ठीक है, दर्पण पर लंबवत गिरती है, बात बिल्कुल करेक्ट है इसकी। अब जब ये OA किरण दर्पण पर लंबवत गिरती है तब इसका परावर्तन भी होगा, तो आपतन कोण जो होता है यहाँ पे क्या बनेगा, शून्य बनेगा। ठीक है, क्योंकि लंबवत गिर रही है तो सीधी सी बात है आपतन कोण जो है वो शून्य होगा। अगर आपतन कोण शून्य होगा तो परावर्तन के नियमों के अनुसार परावर्तन कोण भी हमारा क्या होगा, शून्य होगा। क्यों? क्योंकि आपतन कोण इक्वल्स टू परावर्तन कोण होता है। अब जब ये OA किरण रिफ्लेक्ट होगी यानी परावर्तित होगी तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वापस इसी मार्ग से वापस लौट जाती है और जो AC बनती है ये हो जाती है हमारी परावर्तित किरण। ठीक है, ये AC यहाँ पे जो बनेगी ये परावर्तित किरण बन जाएगी। ठीक है, अब इसी प्रकार से दूसरी किरण हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं OB। ठीक है, अब यहाँ से O से B चले गए तो क्या हो जाएगी, हो जाएगी हमारी दूसरी आपतित किरण। बात समझ आई? अब दूसरी किरण जो OB है वो दर्पण के बिंदु B पर गिरती है। बात क्लियर? और दर्पण के बिंदु B पर गिरने के बाद बिंदु B पर हम एक अभिलंब और खींच देते हैं जिसका नाम हो जाता है BN। समझ आई बात? BN यहाँ पे अभिलंब हो जाता है। अब देखिए OB जो आपतित किरण है ये परावर्तित होने के बाद BD किरण बन जाती है। ठीक है, इसको आप यहाँ पे समझिए। OB यहाँ पे आपतित किरण है, आपतित किरण जब परावर्तित होगी तो इस डायरेक्शन में ये चली जाती है एक निश्चित दिशा में जिसका नाम है BD। ठीक है, अब यहाँ पे कहा गया है कि BN पे हमने खींच लिया। अब बिंदु B पर आपतन कोण के बराबर परावर्तन कोण बनाते हुए परावर्तित किरण BD खींच लेते हैं, क्योंकि परावर्तित होने के बाद किरण इस साइड तो जाएगी ना, BD खींच लेते हैं। अब दोनों परावर्तित किरणें AC है ना, AC और BD को जब हम पीछे बढ़ाते हैं तो AC और BD ये दोनों की दोनों किरण एक बिंदु I पर मिलती है। ठीक है, अतः जो ये बिंदु I है इस बिंदु I से ये आती हुई प्रतीत होती है, यानी आभास होता है इसका। ठीक है, अतः जो ये बिंदु I है इस प्रकार I जो है बिंदु O का आभासी प्रतिबिंब होगा। ठीक है, ये इस डायग्राम का सारा प्रोसेस है जो आपको यहाँ पे समझना होगा। ठीक है, क्योंकि जब तक आप डायग्राम ही नहीं समझोगे
तो आगे आपको क्या समझ आएगा ये बताइए आप। आगे तो फिर कुछ समझ आएगा ही नहीं, या नहीं बात है। तो आपको देखिए ये डायग्राम तो क्लियर करना पड़ेगा। डायग्राम क्लियर हो जाएगा तो इतनी बड़ी थ्योरी जो है वो रटने की जरूरत नहीं होगी, केवल इस डायग्राम को देखकर आप आसानी से क्लियर कर लोगे, क्योंकि एग्जाम में आपको वहाँ पे रटने की तो नौबत नहीं आने वाली, क्योंकि इतना सिंपल भाषा में आपको बताया जा रहा है। तो उम्मीद है कि आपको क्लियर हो जाएगी। तो आप एक बार इसको नोट कर लीजिए या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। अब हमको पता है कि आपतन कोण इक्वल टू परावर्तन कोण होता है। तो देखिए ये अब यहाँ पे बन जाएगा अतः आपतन कोण ओ बी एन इक्वल्स टू परावर्तन कोण। परावर्तन कोण क्या है यहाँ पे? परावर्तन कोण है एन बी टी, ठीक है। परावर्तन कोण है एन बी टी। समझ आई बात? दिस इंप्लाइज दैट कोण ओ बी एन इक्वल्स टू कोण एन बी डी। ये दोनों क्या है? ये है हमारे एकांतर कोण। समझ आई बात? अब अगर ये एकांतर कोण है, दिस इंप्लाइज दैट, तो कोण एन बी डी इक्वल्स टू हो जाएगा कोण ए आई बी। बी को थोड़ा और अच्छा सा बना लेते हैं, ठीक है। ये हो जाएंगे हमारे संगत कोण, ठीक है। देखिए कोण ओ बी एन इक्वल है कोण एन बी डी के। आपतन कोण इक्वल टू परावर्तन कोण। ये क्या हो जाते हैं? ये हो जाते हैं एकांतर कोण। इसके बाद जो कोण एन बी और डी है इक्वल हो जाएगा कोण ए आई बी के, ठीक है। ये हो जाएंगे संगत कोण। अब त्रिभुज ए ओ बी तथा त्रिभुज ए आई बी में क्या कहता है? कोण ए ओ बी इक्वल्स टू कोण ए आई बी, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट, इसको हम और तरीके से पलट के लिख सकते हैं। कैसे? देखिए कोण ओ ए बी इक्वल्स टू कोण क्या हो जाएगा? आई ए बी, ठीक है। क्योंकि एंगल क्या है? एंगल है हमारे पास में यहाँ पे ए, तो जो बीच वाला होता है ना, इसको हम कहते हैं एंगल, कोण। यहाँ पे ये थोड़ा सा चेंज करके लिख दिया गया है, तो आसान और सिंपल जो तरीका है वो ये होगा। अब देखिए इसका मतलब हो जाएगा यहाँ पे ये दोनों में से प्रत्येक जो कोण है वो क्या है? समकोण है, ठीक है। प्रत्येक समकोण है, ठीक है। यहाँ पे ये इस तरीके से आपको लिखवा रहे हैं कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। अब आप यहाँ पे देखें भुजा ए बी क्या है? भुजा ए बी क्या है? कोवेनिस्ट है। भुजा ए बी कोवेनिस्ट, जिसको हम बोलते हैं कॉमन है। भुजा ए बी देखिए ए बी जो है इन दोनों त्रिभुजों का क्या है? कोवेनिस्ट है, कॉमन है। अतः दोनों त्रिभुज क्या होंगे? सर्वांग सम। अतः दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे, ठीक है।
दैट इज अतः दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, इसीलिए ओ ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ओ ए इक्वल्स टू आई ए। समझ आई बात? देखिए एक बार और यहाँ पे रिपीट कर देते हैं। कोण OBN इक्वल्स टू कोण NBD, कोण OBN इक्वल्स टू कोण NBD क्या हो जाएगी, एकांतर कोण। अब कोण NBD इक्वल्स टू कोण AIB, ये हो जाएगी संगत कोण। ठीक है, आपके त्रिभुज AOB तथा AIB की अगर हम यहाँ पे बात करें तो OAB त्रिभुज AOB और AIB तो हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोण OAB इक्वल्स टू कोण IAB। ए को क्या बना दिया, यहाँ पे एंगल बना दिया है। अब भुजा जो है इन दोनों में AB, ये AB भुजा AB, यहाँ तक जो भुजा है ये दोनों क्या है, उभयनिष्ठ है यानी कोमल है। ठीक है, अब इस प्रकार से ये जो दोनों त्रिभुज है ये दोनों के दोनों सर्वांग सम होंगे। बात क्लियर? एक बार यहाँ तक नोट करिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। देखिए फाइनली डिसीजन हमारा जो आता है तो क्या आता है, देखिए ध्यान से। अतः स्पष्ट है कि समतल दर्पण पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के लंबवत ठीक पीछे उतनी ही दूर अथवा उतनी ही पास बनता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने रखी होती है। ठीक है, अब मान लो यदि हम वस्तु को दर्पण से दूर हटाएं, ये बात हमने एक बार यहाँ भी बोलती है, यदि हम दर्पण से वस्तु को दूर हटाएं या फिर इस O बिंदु, क्या है बिंदु वस्तु का है ना, इसको अगर पास लाए तो जो O बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब है वो उतनी ही दर्पण से दूर हटेगा, फिर दर्पण के पास आएगा जितनी हम हरकत बिंदु वस्तु के साथ करते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। अब इसी के अंदर दूसरी बात, यदि हम किसी वेग से दर्पण की ओर या फिर दर्पण से दूर दौड़े तो हमें अपना स्वयं का प्रतिबिंब दुगने वेग से, स्वयं का ही प्रतिबिंब, मतलब मैं ही हूं, अगर मैं दर्पण की तरफ दौड़ूं या फिर दर्पण से दूसरी साइड यानी अपोजिट साइड दर्पण से दूर दौड़ूं तो मुझे जो अपना प्रतिबिंब है वो दुगने वेग से दर्पण से या तो दूर हटता दिखाई देगा या फिर दर्पण के ओर आता हुआ प्रतीत होगा। ठीक है, यही बात हमने यहाँ पे इसमें क्लियर की है इस डायग्राम के माध्यम से, और हमारा मोटिव आज का यही था कि समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना किस प्रकार से बनता है, क्या क्या घटनाएं इसमें घटती है। क्लियर है, समझ आई बात? देख लीजिए, कोई अगर आपको कंफ्यूजन है या कोई डाउट रह जाता है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, नेक्स्ट वीडियो में आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो डियर फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर 5 में बस इतना ही। तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा कि आपको ये लेक्चर 5 कैसा लगा। कोई डाउट आपका रहता है तो आप उसका कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको इसका सॉल्यूशन वहाँ पे मिल जाएगा। क्लियर? तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करिएगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर 6 में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।